हेलो फ्रेंड्स, खेल के लीगल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एलएलएम के टॉपिक लैंग्वेज एंड द लॉ, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पॉलिसी इन गवर्नेंस, अर्थात भाषाई राज्यों का गठन और शासन में नीति पर इसका क्या प्रभाव है, इसको आज हम समझेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप समझने के साथ साथ वीडियो में ही अपने नोट्स तैयार कर पाएंगे। इस तरह से आज का वीडियो हमने बनाया है। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले टॉपिक को समझने से पहले हमें कुछ बिंदुओं को जान लेना आवश्यक है, जैसे कि भाषा क्या है या विधि क्या है और भाषा को हम कानून में क्यों पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, भाषा एक साधन है अपने विचारों को व्यक्त करने का। एक दूसरे से हम अपने, जैसे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक भाषा के द्वारा ही आपको मैं समझा पा रहा हूँ, तो केवल यह विचारों को व्यक्त करने का माध्यम होती है भाषा। कानून और विधि क्या है? दोस्तों, इसको हम सिंपल उदाहरण से समझें तो हर किसी का एक परिवार होता है जिसमें माता पिता भाई बहन होते हैं। तो पिता घर के मुखिया होते हैं। पिता जो है अपने परिवार के लिए नियम बनाते हैं, जैसे कि रात को 10 बजे बाद कोई घर नहीं आएगा और सुबह हमको जल्दी प्रातःकाल 6 बजे उठना होगा। तो यह नियम जो है वो पूरे परिवार में लागू होता है। अब इसी स्तर को हम देश के लेवल पे करके देखें तो देश के लेवल पर जो आधिकारिक नियम जो बनते हैं कि लोग क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, वही जो है कानून या विधि कहलाती है। इससे ही देश की व्यवस्था को नियंत्रित किया जाता है। अब दोस्तों, अब हम ये समझ लेते हैं कि भाषा को हम कानून में क्यों पढ़ रहे हैं। दोस्तों, भारत चूंकि एक विविधता में एकता का बहुत बड़ा उदाहरण है, यहाँ विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृति आदि के लोग निवास करते हैं, अतः विभिन्न तरह की भाषाएं होना यहाँ पर स्वाभाविक है। यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी आदि कई भाषाओं का प्रचलन है। सभी भाषा जो है अपनी उन्नति और प्रयोग के लिए अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि इन भाषाओं को एक तार में पिरोना काफी कठिन कार्य है। अतः इसलिए ही हम भाषा को लॉ में पढ़ रहे हैं। दोस्तों, भाषाई राज्यों का गठन और शासन नीति में इसका क्या प्रभाव है? तो दोस्तों, आजादी के समय के पूर्व गांधी जी सहित अन्य नेताओं ने यह स्वीकार कर लिया था कि जो अलग अलग जो भारत की इकाइयां हैं वह प्रशासनिक क्षेत्रों में भाषीय सिद्धांत पर अपना कार्य करेगी। लेकिन क्या हुआ कि आज़ादी के बाद राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाने के लिए ध्यान दिया गया कि हमें कोई एक भाषा की जरूरत है। इसलिए ही 1948 में एस के धर के नेतृत्व में बने भाषाई राज्य आयोग बनाया गया। जेवीपी समिति ने भी तात्कालिक रूप से भाषाई आधारों पर राज्यों के पुनर्गठन की सलाह दी। दोस्तों, भाषाई आधार पर राज्य का गठन हेतु बनी समितियों के सुझाव के बाद एक व्यापक जन आंदोलन देश के अंदर शुरू हो गया था, जिसमें दोस्तों आप इस मैप में देख पा रहे होंगे मद्रास प्रेसिडेंसी, जो कि ये जो नीचे का पार्ट है जहाँ से मैं एरो आपको जो है मूव करके दिखा रहा हूँ, ये नीचे का पूरा पार्ट महाराष्ट्र। बॉम्बे प्रेसिडेंसी अलग हुआ करती थी। यहाँ तक अगर हम पूरा मिला लें, इधर से कोलकाता अलग हुआ करता था, तो ये नीचे तक का पूरा मिला लें तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। उस समय दोस्तों यहाँ पर आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की मांग जो है वो प्रबल होने लगी, आंदोलन होने लगे। और अक्टूबर 1952 में पोट्टी श्रीमालू ने आमरण अनशन चालू कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात हिंसा के कारण 1953 में आंध्र प्रदेश तो एक नया राज्य बनाना ही पड़ा। इसके बाद जब ये एक राज्य बन गया तो इसी तरह से अन्य स्थानों पर भी भाषाई आधारों पर राज्यों की मांग जो है वो जोर पकड़ने लगी। तत्पश्चात 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा भाषाई आधारों पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। फ्रेंड्स, पुनर्गठन का प्रभाव ये रहा कि जो फ्रीडम फाइटर सोच रहे थे कि इसके विघटनकारी परिणाम होंगे, लेकिन राज्यों के पुनर्गठन ने राष्ट्रीय नेतृत्व ने
एकता के सामने जो प्रश्न चिन्ह था उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया, और लोगों के अंदर ये भावना बलवती हो गई कि स्वतंत्र भारत में उनकी इच्छाओं, भावना और सांस्कृतिक पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है, और लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस तरह से दोस्तों राज्यों की पुनर्गठन जो हुआ वह भारत की एकता को कमजोर नहीं बल्कि संपूर्ण रूप से उसने मजबूत किया, और राज्यों के मध्य सभी विवादों को उसने सुलझा दिया। फ्रेंड्स, आगे देखें तो शासन नीति में इसका क्या प्रभाव रहा, भाषा का वर्तमान में भी क्या प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, प्रोफेसर मॉरिस जॉनसन जो कि बहुत बड़े फिलोसोफर रहे हैं, क्षेत्रवाद और भाषा के सवाल भारतीय राजनीति में उन्होंने ज्वलंत मुद्दे बताए हैं कि राजनीतिक इतिहास में जो भाषा की घटनाएं हैं उनका बहुत ही गहरा संबंध है। हमारे संविधान की 8वीं सूची में प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, परंतु अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, आप मैप में देख पा रहे होंगे। इसी तरह से दोस्तों भाषा के आधार पर जो है राजनीति होने लगी, जिसमें हिंदी विरोधी राजनीति सबसे ज्यादा प्रबल है, क्योंकि उत्तर भारत के बड़े हिस्से में हिंदी भाषा बोली जाती है, और उत्तर भारत में अंग्रेजी भाषा का विरोध व अन्य भाषाओं का विरोध किया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में देखें तो डीएमके एक राजनीतिक संगठन है, उनके नेतृत्व में हिंदी विरोधी आंदोलन 1 दिसंबर 1967 में मद्रास के स्टूडेंटों ने चलाया, और उन्होंने स्थानीयता की संकीर्ण भावनाओं को जन्म दिया, और परिणाम स्वरूप धरती पुत्र की अवधारणा का उदय हुआ। अर्थात धरती पुत्र का मतलब जो जिस धरती पर जन्म लिया है, जैसे कि यहाँ पे कर्नाटका या इधर दक्षिण भारत में जिसने जन्म लिया है, उसे ही सरकारी व गैर सरकारी नौकरी में नियुक्त होने की पात्रता है, अन्य को नहीं। इसी आधार पर शिवसेना ने भी महाराष्ट्र के बाहर के भारतीयों को मराठी भाषा के आधार पर तंग किया कि मराठियों को ही रोजगार मिले महाराष्ट्र में, बाहर के लोगों को नहीं। अतः भाषा के राज्यों में, भाषाई आधार पर राज्यों में भी विवाद हुए, जिसमें चंडीगढ़ के स्वामित्व की जो समस्या है वो अस्तित्व में आई पंजाब और हरियाणा में। भाषा के आधार पर ही कर्नाटक व महाराष्ट्र में बेलगांव को लेकर विवाद है, और महाराष्ट्र उसमें अपना दावा करता है। आसाम में भी बंगाली और असमी को भी लेकर विवाद है। इसी तरह से जो दोस्तों हैं भाषागत दबाव गुट बनने लगे, जिसमें राजनीति के आधार पर जो है संयुक्त महाराष्ट्र समिति और महागुजरात परिषद, जिन्होंने राजनीतिक दबाव गुटों की भूमिका निभाई है। अन्य अन्य अलग प्रकारों से यह राजनीतिक रूप से दबाव बनाते हैं। अतः दोस्तों निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि जो भाषा का जो प्रभाव है वह राजनीतिक तरीके से बहुत ही प्रबल होता जा रहा है, जो कि हमारी भारतीय अखंडता के सामने एक चुनौती है। अतः हमें इन विकारों को मिटाना होगा, राजभाषा के प्रश्न को भी सुलझाना होगा, ताकि इस तरह की राजनीति ना हो सके। इसके लिए दोस्तों बहुमत के आधार पर ना होकर सर्वसम्मति से समाधान खोजा जाए, ताकि हम पूरे देश को एक धागे में पिरो दें। और यह इस देश के लिए बहुत जरूरी है, उसकी एकता, अखंडता और शिक्षा व्यवस्था के हितों के लिए हमें इस समस्या को राजनीति से तो बिल्कुल ही पृथक करना होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा इस तरह का रहा। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से यह वीडियो समझ में आया होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।